पढ़ना नहीं है? तुम लोग को एग्जाम नहीं देना ना बेटा, जिसको एग्जाम देना है ना। चले देख, तो संविधान संशोधन को सबसे पहले पढ़ते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिवाइज करते हैं वो यहाँ से। देखो, संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अपन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर हमें बताओ क्या था, ऑनलाइन में नहीं चला, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं चला। ठीक नहीं हुआ। स्टार्ट करें, बैठ गया सब कोई? चल चल चलो, अब एकदम ध्यान से पढ़ाई करो। देखें, जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संविधान संशोधन, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में भी अपन पढ़ेंगे और काफी चीजें डिटेल भी करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर संविधान संशोधन हम पढ़ रहे हैं, तो संविधान संशोधन की परिभाषा अगर हम ध्यान दें कि क्या होता है संविधान संशोधन, तो याद रखें कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स, संविधान के जो भाग हैं, पार्ट्स, और संविधान की जो अनुसूचियां हैं, ठीक, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों में परिवर्तन को ही संविधान संशोधन कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? Constitutional amendments basically belongs to the changes in article, parts and schedule of the constitution. संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों में जो हम परिवर्तन करते हैं, जो चेंजेस करते हैं, उसी को संविधान संशोधन कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक लाना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। संविधान संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं, ठीक है ना। टू मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड अ बिल विच इज कॉमनली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उसे हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, ठीक है। संविधान के अगर किसी भी भाग, अनुच्छेद या अनुसूची में परिवर्तन करना है तो वो संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। याद रखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक, शॉर्ट में हम इसको कैब भी लिख देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो जब भी संविधान में संशोधन करना होगा तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। समझ रहे हैं? लेकिन केवल संविधान संशोधन ला देने मात्र से संविधान संशोधन नहीं हो जाएगा, मतलब विधेयक ला देने मात्र से संविधान संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन तब होगा जब ये संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो, राज्यसभा से पारित हो, और अंत में राष्ट्रपति भी इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं? संविधान संशोधन विधेयक जो होता है ये तब लागू होगा, या संविधान में संशोधन हो गया ये तब माना जाएगा जब संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर दे। जैसे ही कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देंगे, तो फिर संविधान संशोधन विधेयक जो है वो बन जाता है आपका संविधान संशोधन अधिनियम, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना।
और जब कोई विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आपका लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए और राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे, तो फिर संविधान संशोधन विधेयक जो होता है वो अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा और जब संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, तब संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। और याद रखें, संविधान में जो संशोधन है वो संविधान संशोधन अधिनियम से लागू होता है। मतलब जब वो अधिनियम बन जाता है तब वो लागू होता है, ना कि विधेयक से। विधेयक बस एक प्रस्ताव है जिसको लोकसभा राज्यसभा से पास करवाना जरूरी होता। आई मेरी बात समझ में? देखेंगे, याद रखें कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन, ये केंद्र सूची का विषय है, इसको याद रखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। संविधान संशोधन जो है वो केंद्र सूची का विषय है, मतलब केंद्र सूची में है संविधान संशोधन। और जब संविधान संशोधन केंद्र सूची में है, इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन करने का अधिकार केंद्र को होगा और केंद्र की तरफ से केवल संसद को होगा। याद रखें, संविधान संशोधन कभी भी राज्य के विधानमंडल नहीं कर सकते, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट। संविधान संशोधन अगर कभी भी किया जाना है तो केवल संसद करेगी, राज्य के विधानमंडलों को संशोधन करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि जो संविधान संशोधन है वो केंद्र सूची का विषय है। और ऐसा क्यों किया गया है, सोचो इसको, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि संविधान देश का है, ठीक? संविधान की सारी बातें पूरे देश पर लागू होनी चाहिए, समझ रहे? अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग ये नहीं हो सकता, ठीक? इसीलिए संविधान संशोधन को केंद्र सूची में रखा गया है कि कोई भी बदलाव होगा तो संसद करेगी, और जब संसद कोई बदलाव करेगी तो पूरे देश पर लागू होगा। समझ रहे बात को? तो ये इस तरीके से आपका संविधान संशोधन जो है आपका केंद्र सूची का विषय, इसलिए केवल संसद लागू कर सकती है। याद रखने की बात है कि संसद लागू कर सकती है लेकिन राज्य की विधानमंडल नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसको अमेंड नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। समझ में आई मेरी बात? एक बात और इसमें ध्यान रखें कि जो संविधान संशोधन है ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इज टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, ठीक है ना? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है। RSA लिखते हैं दक्षिण अफ्रीका को, रिपब्लिकन साउथ अफ्रीका, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया हुआ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हुआ संविधान संशोधन क्या होता है, ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली मेकिंग चेंजेस इधर इन पार्ट, आर्टिकल्स और शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? To amend the constitution, we need to brought the constitutional amendment bill. Once it is passed by the Lok Sabha, Raj Sabha and get assented of the president, it becomes Constitutional Amendment Act. And by the act, we can make changes over the constitution. इसी अधिनियम से ही संशोधन होता है, ना कि विधेयक से। विधेयक एक जरिया है बस उसको लाने, ठीक? संविधान संशोधन कभी भी संसद करेगी, क्योंकि संविधान संशोधन केंद्र सूची का विषय है और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, द होल प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडॉप्टेड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, ठीक है ना? दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया। अब ध्यान समझे बेटा, अगर हम लेटेस्ट बात करें अभी तक, तो याद रखें वर्तमान तक हमारे संविधान में कुल 105 संशोधन हो गए हैं, ठीक है ना? टिल डेट the constitution has amended 105 times, ठीक है ना? हमारे संविधान में कुल कितने संशोधन हुए अब तक? 105 हुए हैं। समझ रहे बात? 105 हुए हैं। एक बात ध्यान से समझेंगे, देखिए, संविधान संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, और जो विधेयक होता है, विधेयक, उसका नंबर 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक उसकी नंबरिंग चलती है। मतलब हर साल संविधान संशोधन विधेयक का नंबर अलग अलग हो सकता है। समझ रहे बात को?
लेकिन जब वो पास हो जाता है तब वो संविधान संशोधन कहलाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का नंबर अलग अलग होता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का नंबर अलग होता है। जैसे अभी हाल ही में अगर आप ध्यान देंगे, जैसे जीएसटी को लाया गया, तो जीएसटी 101वें संविधान संशोधन से लागू हुआ है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, लेकिन जीएसटी को लागू करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। और ये विधेयक का नंबर अलग होता है, ये हर साल चलेगा, समझे बात। लेकिन अधिनियम का नंबर अलग होता है, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बिल का नंबर 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 दिसंबर तक जितना भी लाया जाएगा उस साल के बिल का नंबर होगा, उस साल का नंबर रहेगा। लेकिन संविधान में कितने संशोधन हुए, तो जो फाइनली एक्ट बन जाता है वही उसी को माना जाता है। तो याद रखें, अभी तक हजारों की संख्या में संविधान संशोधन विधेयक आए हैं, लेकिन जो संविधान में बदलाव हुए वो 105 है। जो विधेयक कानून में परिवर्तित हुए वो 105 है। मेरी बात समझ में आई। और लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 2021 में। याद रखें, संविधान संशोधन की शुरुआत 1951 से हुई हमारे देश में, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है वो 2021 में हुआ है। पहला संविधान संशोधन 1951 में, और जो 105वां संविधान संशोधन है वो 2021 में हुआ है। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को हम पढ़ेंगे, लेकिन ये संविधान संशोधन के बारे में कुछ जानकारी थी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक बात ध्यान से सुने बेटे, मैंने ये कहा कि लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाए सब संविधान संशोधन विधेयक, और जब राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे, साइन कर दे, तो संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है, और तब जो है संविधान में बदलाव माना जाता है। जब कोई भी विधेयक लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, और जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को पावर मिला हुआ है। मैं नोट करके कुछ बातें लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं, हालांकि जान रहे होंगे आप। राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया है तो या तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे सकता है, ठीक है ना। इधर द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट हिज और हर असेंट, वो अपनी अनुमति दे सकता है, या फिर अनुमति देने से मना कर सकता है। अगर अनुमति दे देता है तो वो कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन अधिनियम देने से मना करता है तो उसको उसका वीटो पावर कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो है 111 के तहत ही अधिनियम पर अनुमति भी देता है, और 111 के तहत ही वीटो पावर भी यूज करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 111 के तहत ही राष्ट्रपति अधिनियम पर अनुमति भी देता है, और 111 के तहत ही राष्ट्रपति विधेयकों पर जो अनुमति दी जाती है उसको रोक भी सकते हैं ना, वीटो भी यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब वो चाहे कोई भी विधेयक हो, ठीक है ना, उस पर अनुमति भी दे सकता है और वीटो को यूज भी कर सकता है। लेकिन याद रखें आप एक बात, खास बात, कि 24वां संविधान संशोधन 1971, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24वें संविधान संशोधन 1971 से राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर वो अनुमति देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद से राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने से मना नहीं कर सकता, वीटो का यूज नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आई? समझ में आया? वीटो का यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो ये बट ऑब्वियस होगा कि राष्ट्रपति की अनुमति इसको मिल गई। हालांकि भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना, राष्ट्रपति साइन करते हैं उसके ऊपर में, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, इसके ऊपर रोक नहीं सकते अनुमति को। मेरी बात समझ में आई? तो ये संविधान संशोधन
क्या होता है ये हमने जाना, समझ में आया संविधान संशोधन क्या होता है। ठीक, उसके लिए विधेयक लाया जाता है। ठीक, विधेयक को पास होना पड़ता है। अब तक 105 संविधान संशोधन हुए हैं। पहला 1951 में हुआ और लेटेस्ट जो है आपका 2021 में हुआ। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति वीटो का यूज नहीं कर सकता और ये बाध्यता उसके लिए कब से कर दी गई है, 24वें संविधान संशोधन 1971 से। ठीक है, बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ये उसके लिए बाध्यता कर दी गई। कुछ भी नहीं कर सकता इस पर, उसको अनुमति देनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट स्वविवेक नहीं है, नहीं नहीं, एब्सोल्यूट स्वविवेक नहीं है, बाकी स्वविवेक है उसका, उल्टा लिख लिया हो। एब्सोल्यूट स्वविवेक नहीं होता। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति अनुमति देने से बिल्कुल मना करे। एब्सोल्यूट वीटो कंडीशनल है, राष्ट्रपति एक ही परिस्थिति में यूज कर सकता है। और वो परिस्थिति कब होगी, जब एक सरकार ने विधेयक लाया और राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, वो सरकार चली गई और नई सरकार आ गई और वो नई सरकार बोले कि हम ये कानून नहीं बनाना चाहते, तभी केवल एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है राष्ट्रपति, नहीं तो नहीं कर सकता। पॉकेट वीटो था बेटा, पॉकेट वीटो। हाँ, वो पॉकेट वीटो था। संविधान के आर्टिकल 111 में ही ये पावर है राष्ट्रपति को कि वो अनुमति दे सकता है, लेकिन कितने समय में वो अनुमति देगा ये नहीं बताया गया है। ठीक, तो चूंकि समय सीमा का उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, कोई विधेयक आता है तो ना उस पर अनुमति देता है, ना अनुमति देने से मना करता है, उसको उठा करके अपने पॉकेट में रख लेता। तो पॉकेट में रखा, ये पॉकेट में। सच्ची बोला है, ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था डाक संशोधन विधेयक के मामले। खैर छोड़ो, इसको पढ़ रहे हैं अभी, संविधान संशोधन पढ़ना है, डाक संशोधन नहीं। समझ में आइए, तो ये इस तरीके से आपका संविधान संशोधन होता है। अच्छा देखें, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को पारित होना पड़ता है और संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ध्यान से सुनना है इसको। याद रखें, संविधान संशोधन विधेयक 3 प्रकार के बहुमत से पारित हो सकता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इज नीडेड टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 3 प्रकार के बहुमत से पारित हो सकता है और ये 3 प्रकार हैं। एक है आपका साधारण बहुमत, ठीक, जनरल मेजॉरिटी। एक होता है आपका विशेष बहुमत, ठीक, और एक होता है आपका कठोर बहुमत। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी जो भी लिखे, साधारण बहुमत। एक होता है आपका विशेष बहुमत और एक होता है आपका कठोर बहुमत। समझ में आया? किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास होने के लिए 3 प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी, या 3 प्रकार के बहुमत से कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पास हो सकता है। एक है आपका साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा है आपका कठोर बहुमत, रिजिड मेजॉरिटी। ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत होगा आपका 50% प्लस 1, मोर देन हाफ। ठीक, 50% से अधिक। अगर कोई विधेयक उपस्थित, मतलब जो लोग हैं वहां पर वोट देने वाले, उनके 50% से ज्यादा से पास हो रहा है तो वो साधारण बहुमत है। समझ में आया? लेकिन अब मैं यहां पर एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं, तो ये साधारण बहुमत होता है। अच्छा, साधारण बहुमत में हमने ये कहा कि 50% प्लस 1, ये समझना आप मेरी बात को, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ये साधारण बहुमत है। ठीक है, डिजिट्स में 50% प्लस 1 इज द सिंपल मेजॉरिटी। मान लेते हैं कि ये एक लोकसभा है हमारी, और लोकसभा में यहां पर टोटल स्ट्रेंथ है 200।
तो 50% प्लस 1, 200 का भी 50% प्लस 1 हो सकता है। और ऐसा मान लेते हैं कि 200 में 100 लोग ही आए और उसका भी 50% प्लस 1 हो सकता है। हो सकता है ना? टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 और अवेलेबल का 50% प्लस 1। समझ बात? जब अवेलेबल का 50% प्लस 1 लेते हैं तो वो साधारण बहुमत है। लेकिन जब टोटल का 50% प्लस 1 लेते हैं तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाती है, निरपेक्ष बहुमत। बात को समझे? यानी जब मैं बोलूं कि यहां पर 200 लोग हैं और 200 के 50% प्लस 1 से पास होना चाहिए तो क्या होगा? एब्सोल्यूट है, ये टोटल स्ट्रेंथ 200 है ना। और जब मैं ये बोलूं कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1 तो वो क्या होगा? साधारण बहुमत। तो याद रखेंगे कि ये क्या है? साधारण बहुमत, मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों के 50% प्लस 1 से। और यही टोटल का 50% प्लस 1 होगा तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। समझ में? क्लियर हुआ? ठीक। तो एक साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, 2/3 मेजॉरिटी। 50% प्लस 1 से पास हो तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी या सिंपल मेजॉरिटी बोलेंगे। ठीक है? अगर 2/3 से पास हो, 2/3 मतलब 66%, तो उसको बोलेंगे विशेष बहुमत। लेकिन ये 2/3 किसका? नहीं, लेकिन कहां का? संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा से भी 2/3 से पास होना होगा, राज्यसभा से भी 2/3 से पास होगा। मेरी बात समझ में आई? लोकसभा से भी 2/3 से पास होना होगा और राज्यसभा से भी उसको 2/3 से पास होना पड़ेगा, तभी वो पास माना जाएगा। और कठोर बहुमत क्या होता है? कठोर बहुमत, कठोर बहुमत समझिए, 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से पारित। देखें, 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से पारित, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्लस पास्ड बाय द मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडलों के आधे से अधिक राज्यों से पास होना चाहिए। 2/3 तो संसद से। कोई विधेयक ऐसा होगा जो उपस्थित और मतदान करने वालों के 50% प्लस 1 से पास हो जाए, साधारण बहुमत। ठीक। कुछ ऐसे होंगे जो उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से पास हो, और कुछ लोकसभा राज्यसभा के 2/3 से पास हो और उनको आधे से अधिक राज्यों से भी पास होना पड़ेगा। और जब वो राज्य में पास होंगे तो भी 2/3 से ही पास होंगे वो। मेरी बात समझ रहे हैं? राज्यों से भी उसको उसी तरीके से पास होना पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब यह है, जैसे एक बात ध्यान सुनो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जीएसटी हमको लागू करना था, तो जीएसटी आगे मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको इसका हिंट देकर के जब 101वां पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि जीएसटी को जब हमको लागू करना था तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। जीएसटी केंद्र को भी प्रभावित करता है और राज्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि राज्य के सारे टैक्स को लेकर के और केंद्र के सारे टैक्स को लेकर के एक टैक्स बनाया जा रहा था। तो राज्य के टैक्स जा रहे हैं, मतलब राज्यों से पूछना जरूरी है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे केंद्र भी प्रभावित हो रहा है, राज्य भी प्रभावित हो रहा है। तो जहां पर केंद्र और राज्य दोनों प्रभावित होते हैं वहां पर 2/3 मेजॉरिटी और प्लस आधे से अधिक राज्यों से भी पास होना चाहिए। इसीलिए जीएसटी जब लागू किया गया तो पहले वो लोकसभा राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पास हुआ। ठीक। उसके बाद जितने राज्य थे हमारे देश में, उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 और 7 हो गए टोटल 26, और 29 और 7 टोटल 36 हो गए। 36 में से 29 और 2 31 में ही विधानमंडल थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली और पौंडीचेरी, और 29 राज्यों में। तो टोटल विधानमंडल कितने हो गए? 31।
आधे से अधिक 31 का आधा 15.5 यानी 100 से पास होना पड़ेगा। तो जीएसटी जो है लोकसभा राज्यसभा के 2/3 से पास हुआ और 16 राज्यों से पास हुआ, तब जाकर के लागू हुआ। यह होता है कठोर बहुमत। नहीं आया समझ में? ठीक, इसको याद रखना है बेटा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और कठोर बहुमत। समझ में आया? एक बात और ध्यान सुने, संविधान संशोधन के लिए संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368, और ये संविधान के भाग 20 में बताया गया, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देयर आर टोटल 22 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें 20वें भाग में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, और उस आर्टिकल में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 368 जो है वो केवल, इस लाइन को समझिएगा, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के केवल 2 ही तरीके बताता है। मेरी बात समझ रहे हैं? बात समझिएगा बेटा, संविधान संशोधन कितने तरीकों से हो सकता है? तो 3 तरीकों से। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के कितने तरीके बताए गए? तो 2। समझ में आया? संविधान संशोधन कितने तरीकों से हो सकता है? 3, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, कठोर बहुमत। लेकिन 368 में कितने तरीकों से बताया गया? और वो तरीके कौन कौन से हैं? विशेष बहुमत और कठोर बहुमत, साधारण बहुमत नहीं बताया गया। और जब आप विशेष बहुमत देख रहे हैं तो 2/3 मेजोरिटी, कठोर बहुमत भी देख रहे हैं तो 2/3, पार्लियामेंट का 2/3, आधे से अधिक राज्यों से पास होना है, वहां का भी 2/3 मेजोरिटी। इसका मतलब यह है, बेसिकली आर्टिकल 368 जो है वो कितने मेजोरिटी की बात कर रहा है? 2/3। इसलिए तकनीकी तौर पर अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ दे कि निम्न में से किस संशोधन के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होगा, बात को समझिएगा, अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे कि निम्न में से किस संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, या किस कार्य के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, आंख मूंद करके ठोक देना संविधान संशोधन। आयुर्वेद में संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। समझ में आया? ये जो हम साधारण बहुमत देख रहे हैं, ये संविधान में बताया गया नहीं है, एक प्रोसीजर है जिसको अपनाया जाता है। और ये जो साधारण बहुमत से संशोधन हो रहा है, ये संशोधन होते हैं आपका मेन भाग 1 और भाग 2 में। संविधान के भाग 1 और भाग 2 में अगर संशोधन करना होता है तो साधारण बहुमत से होता है, वो 368 के अंतर्गत कवर नहीं है। संविधान का भाग 1 क्या है? नया राज्य बनाना, नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना। तो जब भी कोई नया राज्य बनेगा, नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, तो साधारण बहुमत से चेंज हो सकता है। ठीक है। संविधान का भाग 2 क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। किसी को नागरिकता देना है, किसी की नागरिकता को वापस लेना है, तो भी वो साधारण बहुमत से हो सकता है, वो आर्टिकल 368 से कवर नहीं होता। इसके बाद भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, सब किससे होंगे? 2/3 से। और हर वो चीज जिससे केंद्र और राज्य दोनों प्रभावित होते हैं, तो वो 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से। मेरी बात समझ पाई नहीं है? तो ये इस तरीके से संशोधन जो है होता है। समझ में आया? ये आपका बहुमत का कॉन्सेप्ट है इसके संविधान संशोधन का। तो 2/3 बहुमत से पास होगा। अब यहीं से एक और बात समझिए बेटा, इस पूरे बहुमत को अगर आप देख रहे हैं तो जैसे संविधान का भाग 1, 2 है, साधारण बहुमत से हो रहा है, भाग 3 हो गया, भाग 4 हो गया, विशेष बहुमत से हो जा रहा है। मौलिक अधिकार में कोई संशोधन करना है, 2/3 बहुमत से हो जा रहा है। नीति निर्देशक तत्व में कोई बदलाव करना है, 2/3 बहुमत से हो जा रहा है। लेकिन जब आप ऐसी चीजों पर जा रहे हैं जिससे केंद्र और राज्य दोनों प्रभावित होते हैं, जैसे टैक्स हो गया, टैक्स में अगर चेंजेस करना है तो आपको दोनों की सहमति लेनी पड़ेगी, यानी 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से। राष्ट्रपति में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, मतलब आप ऐसा समझ ले भाग 5, 6 ऐसा, भाग 5 पूरा, भाग 5 में कोई भी बदलाव करेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। तो राज्य प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी अगर आपको
कोई बदलाव करना है, राष्ट्रपति में कोई बदलाव करना है, तो भी 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन लेगा। मेरी बात सुन, मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि आप देखें कि संविधान के कुछ हिस्से बेहद आसानी से बदले जा सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना आसानी से हटा दिए। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदलना आसानी से बदल दिए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करनी थी, आसानी से हो गई। मेरी बात समझ रहे हो? नागरिकता प्रदान करना, नागरिकता में संशोधन आसानी से हो गया। मतलब संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें साधारण तरीके से, आसान तरीकों से बदलाव किया सकता है। मतलब ये संविधान का लचीला हिस्सा है, फ्लेक्सिबल पार्ट है, जब चाहे साधारण तरीके से चेंज किया सकता है। लेकिन जब 2/3 मेजोरिटी की बात की जा रही है और 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जा रही है, विशेष बहुमत और कठोर बहुमत की, तो यहां पर क्या हो जा रहा है? संशोधन कठोर हो जा रहा है, रिजिड हो जा रहा है। इसलिए भारतीय संविधान को लचीला एवं कठोर संविधान कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना? सच एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिनाउंस्ड एज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो भारतीय संविधान को लचीला संविधान एवं कठोर संविधान का मिश्रण कहा जाता है। उसका रीजन इसके संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान के कुछ हिस्से काफी आसानी से संशोधित किया सकते हैं, यह संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है, और कुछ हिस्से संविधान के काफी कठोर तरीके से संशोधित होते हैं, जो इसके कठोरपन को दर्शाता है, रिजिडिटी को दर्शाता है। इसलिए ये कठोर संविधान। मेरी बात समझ में आई? तो ये आपका संविधान संशोधन क्या होता है, प्रक्रिया क्या होगी, ये तमाम चीज। अच्छा, एक बात और समझेंगे बेटा, तो जब भी संविधान संशोधन करना होगा, संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन करने के लिए कोई भी विधेयक हमेशा एक मंत्री लाता है। ठीक है? जैसे हमने कहा, संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक लाने की आवश्यकता होगी। बिल कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। विधेयक हमेशा कोई ना कोई मंत्री ही लाएगा। मंत्री सरकार का हिस्सा होता है, और जब कोई विधेयक को मंत्री लाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, गवर्नमेंट बिल कहता है। तो याद रखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक हमेशा एक सरकारी विधेयक होता है। ठीक है ना? संविधान संशोधन विधेयक हमेशा एक सरकारी विधेयक होगा। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विल ऑलवेज बी अ गवर्नमेंट बिल और पब्लिक बिल। ठीक है ना? एक सरकारी विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। त्याग पत्र, वही तो आगे बताने जा रहा था, टोक दीजिए। समझ में आई मेरी बात? तो संविधान संशोधन विधेयक जो होता है वो हमेशा एक सरकारी विधेयक होता है। अब एक बात ध्यान समझो बेटा, विधेयक जब हमने पढ़ा था तो हमने आपको बताया था विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। एक धन विधेयक, मनी बिल, दूसरा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, तीसरा संविधान संशोधन विधेयक, और चौथा साधारण विधेयक। ऊपर के जो तीनों विधेयक मैंने बताया, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये हमेशा एक मंत्री प्रस्तुत करता है, इसलिए ये तीनों सरकारी विधेयक होंगे। लेकिन जब बात आती है साधारण विधेयक की, सामान्य कानून से संबंधित विधेयक को साधारण विधेयक कहते हैं। जब बात आती है सामान्य विधेयक की, साधारण विधेयक की, तो साधारण विधेयक को एक मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है और कोई सांसद भी प्रस्तुत कर सकता है। तो जब मंत्री प्रस्तुत करता है तो वो सरकारी विधेयक है, क्योंकि मंत्री सरकार का हिस्सा होता है, और जब सांसद प्रस्तुत करता है तो वो सरकार में शामिल नहीं होता, इसलिए उसको गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट बिल कहा जाता है। और ध्यान से समझिएगा, जब भी संसद में कोई चीज प्रस्तुत करना है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसके पहले सूचना देनी पड़ती है। अगर मंत्री प्रस्तुत कर रहा है किसी विधेयक को, यानी वो सरकारी विधेयक है, तो अगर कोई मंत्री या सरकारी विधेयक प्रस्तुत हो रहा है तो उसकी सूचना 7 दिन पूर्व देनी होती है, 7 डेज प्रायर नोटिस। और अगर कोई विधेयक सांसद प्रस्तुत कर रहा है, गैर सरकारी सदस्य प्रस्तुत कर रहा है, प्राइवेट बिल लेकर के आ रहा है, तो उसकी सूचना 30 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? उसकी सूचना 30 दिन पूर्व देनी पड़ेगी।
संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? एक सरकारी विधेयक होता है। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करने के पहले 7 दिन पूर्व सूचना देना जरूरी। हा? नहीं ला सकता ना जी सरकारी विधेयक, तो विपक्ष कहां से लाएगा? विपक्ष केवल साधारण विधेयक ला सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ये 7 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा। और एक बात और याद रखें, अगर सरकारी विधेयक है, सरकार के किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया, जैसे संविधान संशोधन एक सरकारी विधेयक, अगर यह विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं होता तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। समझ में आया? गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए संविधान संशोधन करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। बात समझ में आ रही है? तो संविधान संशोधन विधेयक को अगर संसद में प्रस्तुत करना है तो कितने समय सीमा पहले प्रस्तुत करनी पड़ेगी? 7 दिन। ठीक है ना? मतलब सूचना देनी पड़ती है। लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के स्पीकर को, और राज्यसभा में ला रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति को पहले सूचना देंगे 7 दिन पहले कि भाई हम संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आ रहे हैं। मेरी बात समझ में? किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी। ठीक, अच्छा एक बात और समझो बेटे, कोई विधेयक अगर लोकसभा में आया, वहां से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, तब वो कानून बनता है। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए तो पास नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक उसकी रेमेडी दी गई है, उपचार दिया गया है, और वो उपचार है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 108, 108। 108 में संयुक्त अधिवेशन है। तो जब भी किसी विधेयक पर विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। मतलब राष्ट्रपति किसको बुलाएगा? लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बुला लेगा, लोकसभा राज्यसभा की एक साथ बैठक को ही संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है, और उसमें पास करवाएगा साधारण बहुमत से। लेकिन आपको याद रखना है कि जो संयुक्त अधिवेशन है वो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन 4 प्रकार के विधेयक आपको बताया ना, बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड जनरल बिल, ऑर्डिनरी बिल। तो ये जो 4 विधेयक होते हैं उसमें से 2 पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता, और वो 2 है, एक धन विधेयक और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। रीजन बता रहा हूं आपको, देखो, धन विधेयक और एक है आपका संविधान संशोधन विधेयक, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। वित्त विधेयक पर बुला सकते हैं और साधारण विधेयक पर बुला सकते हैं, इस पर नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि धन विधेयक की बात अगर करें तो धन जनता का है, और जनता की सभा तो लोकसभा है, इसलिए लोकसभा को एकाधिकार है। तो धन विधेयक में लोकसभा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, इसलिए बुला ही नहीं सकते। राज्यसभा को तो पावर ही नहीं है, तो विवाद काहेगा? समझ रहे बात को? जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उस पर लोकसभा राज्यसभा दोनों को इक्वल राइट्स है, एक जैसे अधिकार है, लेकिन फिर भी नहीं बुला सकते। रीजन समझिए, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठेगी। लोकसभा 545 सदस्य, राज्यसभा 245 सदस्य, ठीक, यानी संयुक्त अधिवेशन में टोटल 790 सदस्य बैठते हैं। और संयुक्त अधिवेशन का प्रोसीजर है कि वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। यानी अगर टोटल 800 ले ले तो 400 से पास हो जाएगा, और अकेले लोकसभा में ही 545 है, यानी जो लोकसभा चाहेगी वो कर लेगी। जबकि संविधान है, देश का है, तो संविधान में लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए लोकसभा, और संविधान में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए राज्यसभा। इससे दोनों का बराबर चले, इसलिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। नहीं है मेरी बात समझ? इसलिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया सकता। यह आपका संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित कुछ जानकारियां जो एग्जाम में पूछा है। क्लियर हुआ? आया समझ में जी? कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। हाँ, क्या बोल रहे हो? साधारण विधेयक के लिए मतलब जो सरकारी विधेयक होता है उसको 7 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, और जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो 30 दिन की पूर्व सूचना देकर के लाया जाता है।
देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा टैक्स सर। यदि नहीं, पारित होना ऐसा नहीं होता है, उसमें पेंडेंसी हो जाती है, मतलब सरकार ने ही वापस ले लिया इस तरीके से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सर राज्यसभा से यदि पास हो गया है और उसके पास ठीक उसी समय में यदि लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या जैसे लोकसभा यदि विघटित हो जाए। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन अलग है, मैं जान गया, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये विधेयक है, या तो ये लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, या राष्ट्रपति के पास जाएगा, यही होगा। अब आपका प्रश्न ये है कि किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, परिणाम क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई विधेयक जो है आपका लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और लोकसभा से पास नहीं हुआ है अभी, और लोकसभा भंग हो गई। अभी राज्यसभा नहीं गया है ये, लोकसभा से पास नहीं हुआ और लोकसभा भंग हो गई, तो इसका परिणाम क्या होगा, विधेयक व्यपगत हो जाएगा, मतलब लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, विधेयक की मृत्यु हो जाएगी, खत्म हो जाएगा विधेयक। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि विधेयक लोकसभा से पास हो गया, विधेयक राज्यसभा में आपका पेंडिंग है, और उस समय विधेयक क्या हो गया, लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई। ठीक, तो याद रखें विधेयक पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पास हो चुका था। समझ में आई मेरी बात? यही तो पूछ रहे थे ना, और कुछ पूछ रहे थे। एक तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान ले कोई विधेयक पहले राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा से पास हो गया और लोकसभा पहुंचा विधेयक और लोकसभा भंग हो गई, तो भी विधेयक पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है ना, विधेयक वेट करेगा नई लोकसभा के आने का। नई लोकसभा जैसी आएगी वो 30 दिन के भीतर विचार करेगी, 30 दिन में पास कर दी तो पास, नहीं पास की तो खत्म। समझ में आया? एक कंडीशन ये हो सकता है कि कोई विधेयक आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया गया ना, किसी में भी, चाहे इसमें प्रस्तुत किए या इसमें प्रस्तुत किए, लेकिन पास नहीं हुआ है, 6 माह से ज्यादा होने आया और रखा हुआ है, कोई विचार भी नहीं हुआ है, तो फिर राष्ट्रपति उसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन कौन से विधेयक पर, केवल या तो वित्त विधेयक या साधारण विधेयक पर। अगर संविधान संशोधन रहेगा तो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। समझ रहे हो, ये होता है, यही पूछा था ना जी। हाँ, ठीक, चलो, तो ये था आपका संविधान संशोधन। हाँ, वो तो बढ़ा रहा हूं ना, बता रहा हूं ना, पूरा संविधान संशोधन बता रहा हूं। देख, अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ठीक, महत्वपूर्ण। अच्छा, एक बात समझो बेटा, पहली बात तो यह है कि संविधान संशोधन की आखिर जरूरत क्या पड़ती है। संविधान संशोधन की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, मेरी बात को समझना बेटा। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में हम जाएं, उसके पहले संविधान संशोधन की जरूरत क्यों, और ये जरूरत समझ जाओगे तो फिर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमको आसानी हो जाएगा समझ। पहली बात तो समझिए कि संविधान क्या है। तो संविधान जो है आपका, वो शासक और शासित के अंतर संबंधों को परिभाषित करने वाला दस्तावेज। मेरी बात समझ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट which describes or interpreted the relationship of rulers and rules. शासक, एडमिनिस्ट्रेटर, रूलर्स एंड द सिटीजन। शासक और शासित के अंतर संबंध, मतलब प्रशासन क्या होगा और जनता के लिए प्रबंध क्या होगा, इसको बताने वाला दस्तावेज। सरकार और हमारे संबंधों को बताता है संविधान। मेरी बात समझ रहे हो?
और आप एक बात बताओ, जैसे जैसे जनता में बदलाव आएंगे, पीढ़ियां जैसे आगे बढ़ेंगी, सरकार को भी तो बदलना पड़ेगा, शासन के ढंग को बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि 1991 के पहले भारत में केवल एक विक्रेता हुआ करता था, और वो थी भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही सारी चीजें बेचती थी। लेकिन समय बदला तो सरकार को अपने आप को पीछे लेना पड़ा, और 1991 में सरकार ने एलपीजी की पॉलिसी लॉन्च की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। और जब ग्लोबलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, वैश्वीकरण का मतलब क्या था कि पूरे विश्व के व्यापारी भारत में आकर के व्यापार कर सकते थे। मेरी बात समझ रहे? पहले कानून अलग था हमारे देश में। पहले कानून चलता था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। उसका मतलब यह था कि कोई विदेशी जो है जब भारत आ रहा है तो वो बाहर पैसा, विदेशी मुद्रा को बाहर चेंज नहीं करवा सकता, उसको भारत में ही चेंज करवाना पड़े। समझ बात? लेकिन जब 1991 से पॉलिसी, हमने ही कहा आओ हमारे देश में व्यापार करो, तो कहीं से भी पैसा लाए, इसलिए फेरा को हमने बदल के फेमा कर दिया। कानून में बदलाव हुआ कि नहीं? और उससे भी बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एकदम रिसेंट एग्जांपल। हमारे देश में 2007 के पहले तक जो ट्रेडिंग थी, जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, was actual, was basically physical। 2007 के पहले अगर आप देखोगे, 90s के अगर आप में से कोई होंगे है, मैं तो 2001 वाला हूं, ठीक? हाँ, छोड़ो ना, मेरी उम्र से तुमको क्या लेना देना है, ससुरे अपने काम का चीज सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि उस जमाने में आप भी उस उम्र से गुजरे हो कि अगर आपको कुछ लेना है तो आप एक्चुअली दुकान जाते थे, दुकान से सामान खरीदते थे, फिर घर लाते थे। देयर इज नो एनी ऑप्शंस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, कोई ई कॉमर्स नहीं था। कपड़े आप खरीदना है तो दिवाली दशहरा के समय आदमी भीड़ बाजारों में, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। तो हमारे देश में पहले क्या था, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं लेने, तो हमारे देश में पहले चलता था, जो रूल चलता था उपभोक्ताओं के लिए, व्यापार के लिए, जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया था वो था क्रेता सावधान, बायर्स बी अवेयर, खरीदने वाले तुम सावधान रहो। तो नारा चलता था जागो ग्राहक जागो, है? मतलब अपने आप सामान खरीदे तो आप उसके जिम्मेदार हो, आप थोक बजा करके खरीदो। समझ में आया? और ऑनलाइन ही था, तो उस समय जो कानून बना था उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, वो था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ था 1986 का, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता था। लेकिन आज देखो मैक्सिमम शॉपिंग कैसी हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। और अगर उसमें अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए, कोई ठगी हो जाए, उसके लिए कोई कानून ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट हैज टू चेंज देयर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस सिनेरियो। जैसी परिस्थिति भी, सरकार को भी अपनी नीति बदलनी चाहिए। इसलिए सरकार ने क्या किया, 2020 में मतलब 2019 में उपभोक्ता संरक्षण में बदलाव कर दिया, और अब ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो इसीलिए संविधान बनाया गया है, ताकि मतलब संविधान संशोधन बनाया गया ताकि सरकार अपने आप को जनता के हिसाब से बदल सके, और सरकार जो है या संविधान जो है हर समय प्रासंगिक बना रहे, रेलेवेंट बना रहे संविधान, इसलिए यह व्यवस्था की गई। समझा? इसीलिए यह व्यवस्था की गई। आया संविधान संशोधन की व्यवस्था क्यों है? क्यों है? परिस्थिति बदलती है तो इंसान भी बदल जाता है, तो संविधान को ही बदलना चाहिए, है? समझ रहे हो ना? To make the constitution update and relevant, the constitutional amendment is inserted in the constitution.
संविधान को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लाया गया, जनता के अनुरूप बनाए रखने के लिए इसको लाया गया, है ना, वही चीज है। तो ये जरूरत क्यों है? तो याद रखें, पहला, संविधान को प्रासंगिक बनाए रखना, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप में प्रासंगिक बनाए रखना, ठीक है। दूसरा, संविधान को अद्यतन रखना, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट, संविधान को कैसा रखना? अद्यतन रखना, अपडेट, अपडेट शुभम, अद्यतन मतलब आधा तन, अपडेट करना, समझ में आया? तो ये इस वजह से जरूरत पड़ती है। अच्छा आप देखो, रेलेवेंट, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपको, अब आप समझ गए कि क्यों बनाया गया। अब जितने भी संविधान संशोधन किए गए तो उसके कुछ उद्देश्य थे, संविधान को अद्यतन बनाए रखना, प्रासंगिक बनाए रखना, जनता का विश्वास बढ़ा रहे उसके ऊपर में, मेरी बात समझ रहे? जैसे कुछ संविधान संशोधन क्यों किए गए? जन विश्वास, पीपल्स बिलीफ या लोक कल्याण के लिए किए गए। कुछ जो संविधान संशोधन किए गए हैं वो जन विश्वास और लोक कल्याण के लिए किए गए, समझ रहे? जैसे संविधान संशोधन क्रमांक 1, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, ठीक है ना, पहला संविधान संशोधन 1951। इसके बाद आपका 10वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन और 12वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन और आपका 14वां संविधान संशोधन, ठीक है, 10, 11, 12, ठीक है ना, 13 और 14। तो 10वां संविधान संशोधन 1961, 11वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1961, ठीक है, 13वां और 14वां संविधान संशोधन 1962, ठीक है, ये संशोधन किए गए, तो महत्वपूर्ण संशोधन। समझ में आ रहा है क्या हो गया? ठीक है, तो ये इस वजह से संशोधन किए गए। दूसरा देखो, दूसरा एक रूपता लाने के लिए, ठीक है ना, टू ब्रॉड द यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता लाने के लिए भी कुछ संशोधन किए गए। जैसे 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, समझे बात, 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक। इसके बाद से आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978, क्लियर हुआ? ये 42वां और 44वां संविधान संशोधन 42वां 1976, 44वां 1978। एक बात आगे बढ़े इसके पहले आप समझिएगा बेटा, संविधान में जब भी संशोधन होगा, ठीक है, और अगर संविधान में जो संशोधन किया गया है वो गलत है, ठीक है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को होता है। सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाई भी कर सकती है, या आप इसको दूसरे तरीके से भी समझें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई डिसीजन दिया है, तो उसके डिसीजन को लागू करने के लिए भी संविधान संशोधन किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे देश में अब तक जितनी भी सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों में जिरह हुई है, बहस हुई है, ट्रायल हुआ है, डिस्कशन हुआ है, तो जब भी संविधान में बहस होती है या संविधान के मामलों पर बहस होती है, तो जो जज बैठते हैं उन जज के पैनल को संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है।
जजों का समूह जो संविधान के संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने के लिए बैठते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संविधान पीठ कहा जाता है। तो जब भी संविधान के किसी मामले में सुनवाई करनी है तो हमेशा सुनवाई संविधान पीठ के मामलों से होगी, संविधान पीठ के तहत होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के माध्यम से होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर संविधान पर सुनवाई करने के लिए जजों को बैठाया जाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नंबर ऑफ जजेस पहली बात ऑड नंबर में होंगे, विषम संख्या में, ठीक है ना। और दूसरी बात, संवैधानिक बेंच में जजों की संख्या हमेशा 5 या इससे ज्यादा होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कभी भी जजों की संख्या 5 से कम नहीं हो सकती। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऊपर की लिमिट तय नहीं है, लोअर लिमिट तय है, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, दे कैन नॉट बी लेस देन 5 से कम नहीं हो सकता। और आज तक जितनी भी सुनवाई हुई है संवैधानिक मामलों में, यानी जब जब संविधान पीठ बैठी है, तो अब तक एक बार ऐसा हुआ है जब सबसे ज्यादा जज बैठे थे और वो संख्या थी 13, और वो मामला था केशवानंद भारती केस। मेरी बात समझ रहे हैं? केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे भी हम इसके बारे में। केशवानंद भारती वाद, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था। 1973 का ये केस है। 24 अप्रैल 1973 को इसके ऊपर वर्डिक्ट आया था और इस केस में 13 जज बैठे हुए थे, ठीक है ना। 13 जजेस थे इसमें, 13, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है, ठीक है। और इसमें जो डिसीजन दिया गया था वो 7/6, 7 जजेस ने पक्ष में दिया था और 6 ने भी पक्ष में दिया था, ठीक है। बताऊंगा मैं आगे ये क्या था। 7-6 से डिसीजन हुआ था, 7 ने पक्ष में दिया था और 6 ने विपक्ष में दिया था। 7 में जो पक्ष में दिए थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस सीकरी, ठीक है। और जो बातें इसमें कही गई वो बेसिकली कहा था आपका HR खन्ना ने, ठीक है। जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के HR खन्ना, 7 में से 2 प्रमुख है। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस सीकरी, और प्रमुख जो डिसीजन था केशवानंद भारती केस का, दैट वर्डिक्ट वाज गिवन बाय द HR खन्ना, हंसराज खन्ना। समझ रहे? ये जस्टिस थे जिन्होंने ये डिसीजन दिया। और खास बात यह है बेटा कि इसी डिसीजन को लागू करने के लिए, इसी डिसीजन के लिए केशवानंद भारती वाद से प्रभावित होकर के ही 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, ठीक है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा संविधान संशोधन केशवानंद भारती वाद से संबंधित है, तो याद रखें 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है केशवानंद भारती वाद के बाद आया था। सिंपल सी बात है, 1973 में ये वाद आया और 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये केशवानंद भारती वाद के आधार पर आया। और एक बात याद रखें बेटा, ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, ठीक, इसको आगे मैं आपको बताऊंगा, इसको 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 was implemented from 3rd of January 1977, ठीक है ना। 3 जनवरी 1977 को यह लागू किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। मतलब जितने ज्यादा बदलाव इसमें हुए उतने बदलाव किसी में नहीं हुए। याद रखें 42वें संविधान संशोधन में संविधान में सर्वाधिक संशोधन हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में सर्वाधिक बदलाव किए गए हैं, तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। और यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। समझ रहे हैं? यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु क्या, ध्यान तो बाल संवारने में है? ठीक, तो लघु संविधान जो है, बीमारी, खुल नहीं पाया, नींद नहीं खुल पाया,
ओह, रिवीजन क्लास में लेट आते हैं? अच्छा, सुनते सुनते आई हूँ, वेरी टैलेंटेड है। ले बीमारी गया, सेव बूंदी नहीं मिला, समोसा नहीं मिला, रखा है, भारी पहुंच है। देखो तो रखा है, मतलब फोन कर दिए पहले से, मेरा रखना रे। मतलब चारों ओर से घूम करके आ रही होगी ना, इधर कॉलेज इधर स्कूल सब जगह ले करके आई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है? तो ये समझ में आया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसके बाद ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसके बाद हुए चुनाव। और आप एक और बात याद रखें, हमारे देश में जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी 1975 में, तो आपातकाल के दौरान हुआ संशोधन है ये। तो ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है, which amendment is occurred during the emergency period? That was 42nd amendment 1976. 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, ये आपातकाल के समय पर लागू हुआ था, ठीक है। और जब 1977 में चुनाव होने वाले थे, तो जनता पार्टी ने वादा किया कि जो जो संशोधन हुआ है हम सबको हटाएंगे और संविधान को वापस उस स्थिति में ला देंगे जो 1975 के पहले था। इसलिए जब मोरारजी देसाई आए तो गिन गिन करके उन्होंने संशोधन किया, और यही 44वां संविधान संशोधन 1978 था। याद रखें, 44वां संविधान संशोधन 1978 was made to restore the constitution on the situation which was in 1975. 1975 में जो स्थिति थी, उस स्थिति में संविधान को लाने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। समझ में आया? 44वां संविधान संशोधन 1975। राष्ट्रपति को 24वें से संशोधन, वो उसके लिए सलाह को मानने के लिए, संशोधन नहीं है वो। समझ में आया? अरे भाई, मैं कमजोर हो गया, प्लीज मेरा खून मत पी, ठीक है? हाँ, सही नहीं बोल रहा हूँ? खून पी दे रहा है बेचारा, और सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं कर पाया है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये इस तरीके से आपका 42वां 44वां संविधान संशोधन 1978 है, ठीक। इसके बाद देखें बेटे, एक रूपता लाने के लिए ही इसी में लिखूं मैं, आप इसी के नीचे लिखना 21, 71, 92, इसी में आएगा, इसी के नीचे आएगा। ये तो मैं बाइफरकेट करूंगा, आप समझो बस, ये ऐसा कोई बाइफरकेशन आपको याद नहीं करना है, इट्स माय स्टाइल, ठीक है। कुछ मतलब हर चीज को नए तरीके से करना चाहिए, चीजें आती हैं। तो आप पहली बार गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठे हो तो देख देख करके दबाओगे, अरे एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, और जब आता है तो आए बाएं कट मारोगे, तो वही मैं कट मार रहा हूं, ठीक है। आपको अगर कट अच्छा लगे तो ले सकते हो। समझ पा रहे हो पुरुषों? पुरुषार्थ को ललकार दिए मेरे सर, ऐसा बोले यस सर। भले कुछ नहीं बनेगा। ठीक हो तुम लोग दोनों? छोटू डांट खाया था तब से एकदम सुधर ही गया है, आओ बिगड़ गया है। तो देखो 21, 71, 92, 21, 71, 92, 21, 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967, उसके बाद से 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है ना। ये सब भाषा से है, ठीक है ना, सभी जो है आपका भाषा से संबंधित है, ठीक है। 8वीं अनुसूची, ऐसा याद कर लो आप, ये सब आपका 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003। देखो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक।
वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। वो जो 22 भाषाएं, उसमें जो 8 भाषाएं हैं वो इन्हीं संविधान संशोधन जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन से एक भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन 1992 से 3 भाषाएं जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन 2003 से 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है ना? 21वें संविधान संशोधन 1967 से एक भाषा, 71वें से 2 भाषा, मतलब सॉरी 3 भाषा, और 92 से आपका 4 भाषा। तो 21, 71, 92 याद रहेगा। और शुरू में 14 भाषाएं थी, जुड़ गई, टोटल 8 हो गई, 22 हो गई। 8 है ना? जो सबसे पहली भाषा जोड़ी गई वो थी आपका सिंधी। ठीक है ना? तो जो सबसे पहली भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद आपका 3 भाषाएं जोड़ी गई, म को ने, ऐसा म को ने, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। ठीक है, म को ने, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और 2003 में 4 भाषाएं, MBDS। ठीक है ना? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ठीक है, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। याद हुआ? अच्छा देखो, ये एक इस तरीके से हो गया। ठीक है, इसी में ये एक रूपता लाने के लिए ही एक अभी आप लेटेस्ट देख सकते हो, 105वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2020, 104वां संविधान संशोधन 2020, जब एंग्लो इंडियन को के आरक्षण को क्या किया गया? आपका समाप्त किया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन वाला पढ़ेंगे अभी, ये सबको डिटेल पढ़ना है, ऐसी बस नंबरिंग कर रहे हैं। EWS 103 समझ में आया? तो ये 104 इस तरीके से। ठीक है, ठीक। इसके अलावा ये जो था शिक्षा से संबंधित, तो शिक्षा संबंधित कौन संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, शिक्षा संबंधित आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, अन्य अगर देखें, अन्य, तो अन्य में क्या आ जाएगा आपका? एक आ जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003, सरकार की संख्या तय की गई। याद आ रहा है? एक आपका 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, उसके बाद से 97 के बाद से आपका 100वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन 2014, फिर 100वां संविधान संशोधन 2015, फिर 101वां संविधान संशोधन 2017। ठीक है, फिर 102वां संविधान संशोधन 2018, फिर 103वां संविधान संशोधन 2019, फिर 104 तो नीचे देख लिए, लेकिन कंटिन्यूएशन में देख लो आप 2020, और 105वां संविधान संशोधन 2021। इतने संविधान संशोधन देखने हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं, याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये सारी चीजें तो हमने देखा। इधर देखो बेटा, देखो कौन सा याद होना चाहिए? तो पहला संविधान संशोधन याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण जो हमको याद करना ही चाहिए, याद रहना ही चाहिए। पहले के बाद सीधा 7वां, 7वें के बाद आपका 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये संविधान संशोधन हमको याद होने चाहिए। 10, 11, 12, 13, 14। इसके बाद से 14 के बाद सीधा 24, 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है ना, ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद से 42 और 44, 42, 44। ठीक, उसके बाद सीधा 86, 86वां संविधान संशोधन, जो याद रहना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद से 86 के बाद से सीधा आपका 91वां चले अपन, 91st 91वां संविधान संशोधन 2003 अपन देखे। 91 के बाद से सीधा 97, फिर 99, फिर 100, 101, 102, 103, 104 और 105, जिसमें 100 से लेकर 105 सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 100 से लेकर 105 आपको याद होना ही चाहिए, समझ में आया। और 105 जरूर होना चाहिए, लेटेस्ट है कोई? ठीक, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं उधर से पढ़ाना शुरू करूं या उल्टे पढ़ाना शुरू करूं? पहले से पढ़ाना शुरू करूं? नीचे से ऊपर ना, नीचे से ऊपर ज्यादा सही रहेगा, लेटेस्ट याद रहेगा ना। इधर देखो, ये जो हमने देखा, इसमें सबसे पहले इस तरीके से बनाओ। ये 100 वाले को ले रहे हैं अपन सबसे पहले, 99 से ले रहा हूं मैं, और सब्जेक्ट लिख रहा हूं, फिर समझा रहा हूं उसको, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 99वां संविधान संशोधन 2014, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। 99वां संविधान संशोधन 2014, उसके बाद 100वां संविधान संशोधन 2015, ठीक। फिर इसको ऐसे लिख, 100वां संविधान संशोधन जो है आपका 2015, ठीक। इसके बाद से 101वां संविधान संशोधन 2017, फिर 102वां संविधान संशोधन 2018, फिर 103वां संविधान संशोधन 2019, फिर 104वां संविधान संशोधन 2020, और फिर लास्ट में 105वां संविधान संशोधन 2021। ये याद होने चाहिए। क्या है इसमें, इसका सब्जेक्ट याद होना चाहिए अपने को प्रीलिम्स के हिसाब से बस। 99वां संविधान संशोधन 2014, इसमें था NJAC, ठीक है ना, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 99वां संविधान संशोधन 2014, इसमें था आपका NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और याद रखेंगे बेटा, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं 99 से लेकर 105 तक, इसमें 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में NJAC बना, लेकिन इस अधिनियम को ही सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में रिपील कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया, यानी वर्तमान में 99वां संविधान संशोधन 2014 लागू नहीं, ठीक है, 2015 में रिपील कर दिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो 99 में क्या है, 9 से 99, 9 से न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है ना। तो NJAC बहुत इंपॉर्टेंट है, NJAC। और सरकार ने इसके लिए अमेंडमेंट क्यों किया, क्योंकि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सरकार ने क्या किया, एक नया आर्टिकल जोड़ा 124A। 124 सुप्रीम कोर्ट है, याद करो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए यह आयोग बनाया गया था, NJAC, और इसके लिए नया आर्टिकल जोड़ा गया था 124A। समझ में आया, 124 का जोड़ा गया था इससे, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग। उसके बाद 100 किससे संबंधित है, 100वां, तो याद रखें बांग्लादेश से, बांग्लादेश से भूमि अंतरण, लैंड ट्रांसफॉर्मेशन विथ बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश से भूमि अंतरण, लैंड ट्रांसफॉर्मेशन विथ बांग्लादेश 100, समझ रहे हैं, लैंड ट्रांसफॉर्मेशन विथ बांग्लादेश मतलब 100वें संविधान संशोधन 2015 से हमने बांग्लादेश को हमारे 111 गांव दिए और उससे उसके 51 गांव लिए थे। मेरी बात समझ रहे हैं, इसको कहते हैं भूमि अंतरण, लैंड ट्रांसफॉर्मेशन, हमने कुछ लिया और कुछ दिया। क्लियर हुआ, 100वां संविधान संशोधन। 101 बहुत इंपॉर्टेंट, GST, ठीक है,
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 101, सीधा प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, कि जीएसटी किस अधिनियम से लागू किया गया? तो याद रखें जीएसटी 101, ठीक है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन सा अमेंडमेंट है? 101वां संविधान संशोधन। समझ में आया? और याद रखें इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। 101वां संविधान संशोधन 2017, इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। मतलब जीएसटी किस तारीख से लागू है? तो 1 जुलाई 2017, ठीक है ना। उसके बाद 102, एक बात समझना बेटा, 102 और 105 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि 105 102 को ही थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाता है। 102 है आपका एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 102वां संविधान संशोधन जो है आपका एनसीबीसी है, ठीक। तो 102 के तहत एनसीबीसी बनेगा और 105 कहता है कि एनसीबीसी तो काम ओबीसी के लिए करेगा। 105 कहता है कि ओबीसी लिस्ट जो है वो राज्य सरकार बना लेंगे। ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या हुआ? दर्द हो रहा? जाओ जाओ कर दो, ठीक। तो 102 क्या आपका एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब बैकवर्ड क्लास के लिए जो नेशनल कमीशन है, तो वो काम बैकवर्ड क्लास के लिए तब करेंगे जब लिस्ट बनेगी। तो लिस्ट बनाने का पावर राज्य सरकार को दे दिया गया है 105 के तहत, ठीक है। 102 में आपका एनसीबीसी है और 105 में आपका ओबीसी लिस्ट बनाने का पावर राज्य सरकार को दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। क्लियर हुआ क्यों ऐसा किया गया? पहले ओबीसी का जो लिस्ट है वो राष्ट्रपति बनाते थे, ठीक है। अब ये पावर राष्ट्रपति से लेकर के राज्यों को दे दिया गया। क्लियर हुआ? इसके बाद 103 और 104, 103 आरक्षण देगा और 104 जो है कुछ लोगों से आरक्षण छीन लेगा। 103 किसको आरक्षण देगा? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देगा। 103 जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, याद हुआ? अब ईडब्ल्यूएस को शिक्षा में भी आरक्षण मिलेगा और ईडब्ल्यूएस को नौकरी में भी आरक्षण। तो शिक्षा में आरक्षण देने के लिए संविधान में 15(6) जोड़ा गया, 15(6) ईडब्ल्यूएस को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण, और नौकरी में आरक्षण देने के लिए संविधान में 16(6) जोड़ा गया। यानी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से 15(6) और 16(6) ये दो आर्टिकल जोड़े गए हैं। 15(6) में ईडब्ल्यूएस को शिक्षा में आरक्षण है और 16(6) में ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरी में आरक्षण है। और ये आरक्षण कितना परसेंट मिलेगा? तो 10%, 10%। समझ में आया? 104 जो है कुछ लोगों से आरक्षण छीनता है। जैसे पहली बात, 104 क्या कहता है? जो एससी एसटी का आरक्षण है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में, एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ा दिया गया आपका 2030 तक, मतलब अगली जनगणना तक 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया एससी एसटी के आरक्षण। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में जो, सॉरी राज्यसभा में नहीं होता, सॉरी लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी विधानसभा में जो एससी एसटी को आरक्षण मिलता है उसको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, एक। और दूसरा, जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, उनके आरक्षण को समाप्त किया गया। जो मनोनयन होता था एंग्लो इंडियन का, 2 सीट जो रिजर्व रहती थी लोकसभा में और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था, उसको समाप्त किया गया है, ठीक है। याद हुआ ये सब? ये बेटा सब्जेक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। सबसे पहले 99 एनजेएससी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। 99 9 से 99 9 से न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, अब ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। उस बाद 100 बांग्लादेश से संबंधित, बांग्लादेश को जो हमने भूमि दी और जो बांग्लादेश से हमने भूमि लिया वो क्या था आपका?
100 के तहत। फिर 101 क्या है? जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट है 101 जीएसटी। तो जीएसटी को किस संविधान संशोधन से लागू किया गया? 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी को लागू किया गया। और कब से लागू है ये? 5 जुलाई 2017 से। हाँ वो सॉरी 1 जुलाई 2017 से। समझ में आया? इसके बाद से आपका 102 और 105 को हमेशा एक साथ पढ़ना। 102 में ओबीसी कमीशन और 105 में ओबीसी का लिस्ट। ठीक है, 105 में ओबीसी के लिए कमीशन है और 102 में ओबीसी के लिए कमीशन और 105 में ओबीसी के लिए लिस्ट है। ठीक, तो ये जो ओबीसी कमीशन है ना बेटा, इसको ध्यान समझे आप, समझिएगा ओबीसी के बारे में। तो सबसे पहली बात, ओबीसी के लिए जो आरक्षण है इसकी शुरुआत कब से होती है? आपका 1992 से। ओबीसी को 1992 से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर? मंडल आयोग की सिफारिश। लेकिन जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो बहुत बड़ा देश में विवाद की स्थिति, विद्रोह की स्थिति पैदा हुई और इसी को सुलझाने के लिए फिर एक केस आया जिसको इंदिरा साहनी केस कहते हैं। ठीक है, इंदिरा साहनी केस। इस इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण था ओबीसी के लिए उसको जायज भी ठहराया, आरक्षण को परिभाषित भी किया और यह भी कहा कि समय समय पर ओबीसी के आरक्षण को देखने के लिए या ओबीसी के विकास को देखने के लिए एक आयोग की भी स्थापना होनी चाहिए। और इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया या इंदिरा साहनी वाद के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे उसी निर्णयों को आधार मानते हुए 14 अगस्त 1993 को भारत में पहली बार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना हुई थी। याद रखें, ओबीसी कमीशन की जो स्थापना है वो हमारे देश में सबसे पहली बार 14 अगस्त 1993 को हुई थी। तो ओबीसी आयोग कब बना था? तो 14 अगस्त 1993 को हुआ। लेकिन 14 अगस्त 1993 को जो ओबीसी आयोग की स्थापना हुई ये एक अधिनियम के माध्यम से हुआ था, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से। ठीक है, ओबीसी आयोग जो है 14 अगस्त 1993 को स्थापित हुआ और ओबीसी आयोग की जो स्थापना है वो संसद के कानून से हुई थी। ठीक है, बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के कानून से स्थापित हुआ। और जब संसद के कानून से कोई चीज स्थापित होगा तो वो कानूनी संस्था कहलाएगा, सांविधिक संस्था कहलाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से एनसीबीसी प्रारंभ में क्या थी? आपका सांविधिक निकाय थी, मतलब लीगल बॉडी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी। जो संस्था कानून से बनती है उसको सांविधिक, कानूनी संस्था बोला जाता है। ठीक है ना? सो इनिशियली एनसीबीसी वाज द स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय थी। अब एक बात ध्यान समझो, ये एनसीबीसी थी। ठीक, एनसीबीसी की स्थापना हो गई। एनसीबीसी में मतलब कोई भी जब पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनेगा तो उसका संरचना क्या होगी, मतलब उसमें कितने सदस्य, कितने अध्यक्ष होंगे, यह बताया गया संविधान के अनुच्छेद 338 बी में। जब भी कोई आयोग बनेगा, ठीक, ओबीसी के लिए, तो उस आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं, उसकी संरचना क्या होगी, यह बताया गया 338 बी में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 बी में। समझ में आया? 338 में बी में संरचना है, समझे बात? और ये संरचना ये बताती है कि ओबीसी आयोग में एक चेयरपर्सन होगा, सभापति एक, ठीक है, एक उपसभापति होगा, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, और सदस्य इसमें 3 होंगे। तो ओबीसी आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को यहां पर सभापति कहा जाएगा, ठीक है ना, चेयरपर्सन 1, ठीक है ना, वाइस चेयरपर्सन 1 एंड 3 मेंबर्स। ये इसकी संरचना है जो आर्टिकल 338 बी में बताई गई है। और जो ये एनसीबीसी की जो स्थापना हुई, एनसीबीसी की जो स्थापना हुई, इसमें भी अगर आपसे अभी पूछ दे कि वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग में, तो 3 सदस्य होते हैं।
एक अध्यक्ष और एक सभापति होगा, मतलब एक सभापति और एक उपसभापति होगा। तो टोटल 5 लोग होते हैं, लेकिन सदस्य की संख्या 3 होगी, ये याद रखना है। सही बात। वर्तमान सभापति देखेंगे तो भरतलाल साहनी जो है वर्तमान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। अब देखो बेटे, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 बी जो है ये बताता है कि ओबीसी आयोग में कौन कौन हो सकता है, और आर्टिकल 340 जो है ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि राष्ट्रपति ओबीसी आयोग की स्थापना करे। तो ओबीसी आयोग की स्थापना कौन करेगा? राष्ट्रपति। 340। ओबीसी आयोग में कितने सदस्य होंगे ये बताता है 338 बी। और ओबीसी आयोग की पहली बार स्थापना कब की गई? तो 14 अगस्त 1993 को। समझ में? क्या हो गया? हाँ, नहीं समझे मेरी बात को? मैं क्या बोला? बहुत सिंपल सा नॉमिना है। 102 और 105 को समझने के लिए कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ेगा। भाई ओबीसी रिजर्वेशन शुरू होता है 1992 में, और कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा एक्चुअली रिजर्वेशन की बात एससी एसटी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बात करता है, जिसमें बेसिकली पहले एससी एसटी आते थे, बाद में ओबीसी को जोड़ा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया इंदिरा साहनी केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, और अगर मतलब इसको रिव्यू भी करना चाहिए कि इनका विकास होते जा रहा है तो फिर वो क्या होते जाएंगे, क्रीमी लेयर में आते जाएंगे तो बाहर होते चले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक आयोग भी बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया इंदिरा साहनी केस में कि एक आयोग बनना चाहिए। सरकार के लिए आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है। 340 कहता है कि जब भी पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनेगा तो राष्ट्रपति बनाएगा, और 338 बी ये बताता है कि उसमें कौन कौन होगा। 14 अगस्त 1993 को, 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले 1993 में, 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होती है पहली बार। समझ आई बात? इसकी स्थापना संसद के कानून के माध्यम से हुई। ठीक है ना, कानून के माध्यम से हुआ। जब कानून के माध्यम से हुआ तो यह सांविधिक था। ठीक, तो कोई चीज कानून से बने और कोई चीज संविधान में ही जोड़ दिया जाए, तो जब कोई चीज संविधान में जुड़ जाएगा तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। तो सरकार ने क्या किया कि 14 अगस्त 1993 को जो एनसीबीसी बना हुआ था हमारा, उसी एनसीबीसी को 102वें संविधान संशोधन से सीधा जोड़ दिया किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एनसीबीसी की स्थापना नहीं हुई 102 से। 102 ये तो 14 अगस्त 1993 से ही था। 102वें संविधान संशोधन 2018 से इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जो कि पहले सांविधिक था। क्लियर हुआ? तो ये आपका सांविधिक हो गया। ठीक है, मतलब सांविधिक से संवैधानिक हो गया। अब एक बात और समझिए, ओबीसी की जो लिस्टिंग है, जो लिस्ट करने का अधिकार है, ध्यान देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 242A 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 में ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार राष्ट्रपति को था। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इनिशियली पावर टू प्रिपेयर द ओबीसी लिस्ट was vested in president in accordance with article 242A of the Indian Constitution. 242A में ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई थी कि राष्ट्रपति ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब इससे क्या होता था कि राष्ट्रपति कोई लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो वो देश भर के लिए कर रहे हैं। कई जातियां जो राज्य की होती थी वो छूट जाती थी। ठीक, इसलिए सरकार ने क्या किया कि 105वां संविधान संशोधन 2021 किया, और ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर करने का अधिकार अब राज्य सरकार को दे दिया गया, जो कि पहले 242A के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त था, अब वो राज्य सरकार को दे दिया गया। ठीक है, अब राज्य सरकार जो है ओबीसी लिस्ट बना सकती है।
मतलब हर राज्य में अलग अलग जातियां ओबीसी का दर्जा प्राप्त कर सकती हैं। नेशनल का बना हुआ है, वो चलता रहेगा। अब राज्य सरकार उसमें अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं। 2 लिस्ट होगी अब, एक केंद्र के लिए, एक राज्य के लिए। नहीं, केंद्र का अपना रहेगा लिस्ट, राष्ट्रपति बनाएगा, और राज्य उसमें संशोधन करके अपना जोड़ सकते हैं। समझ गए ना? तो ये इस तरीके से आपका 105वां संविधान संशोधन है। ठीक, 103 ईडब्ल्यूएस हो गया, 104 एससी एसटी को आरक्षण है, और एंग्लो इंडियन के आरक्षण को, जो मनोनयन हुआ करता था, उसको समाप्त किया गया। इसका रीजन दिया है सरकार ने। 2011 की जो जनगणना हुई, अभी तो वही लेटेस्ट है हमारे पास, और कोई सेंसस है नहीं, 21 का आया नहीं। 2011 की जनगणना में केवल 296 पॉपुलेशन है एंग्लो इंडियंस। ओनली 296 पीपल्स आर बिलोंग्स टू द एंग्लो इंडियन। केवल 296, 2011 की जनगणना के। तो जब इतनी कम जनसंख्या है, तो उससे ज्यादा तो मान लो आपका 32, मतलब 28 और 3 31 विधानसभा, 31 विधानसभा में एंग्लो इंडियन आ गए, 2 आपका लोकसभा में आ गए। तो रिप्रेजेंटेशन का जो रूल है उससे बियॉन्ड जा रहा था, इसलिए मनोनयन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, इसलिए इसको समाप्त कर दिया। बताओ समझ में आएगी? ये था, इतना आपको मोटा मोटी इसमें याद रखना था। ठीक है, हे हरियाली, जाने के बाद सो लेना। मना कर रहा हूं ना, रात भर बात नहीं करो। हाँ, तो ये याद हुआ 99 से लेकर 105 तक, लेटेस्ट याद रहेगा। थोड़ा थोड़ा है, उसको कल मैं आपको डील कर देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। जीएसटी भी बता दूंगा आपको, जीएसटी क्या है, कैसा है। ये मोटा मोटी समझ में ना, इतने के बीच में से आ जाएगा एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, चलो बाकी कल बता। हाँ, लेटेस्ट एक पहला वाले संविधान संशोधन को पूछ सकता है। 10वां अगर तो राउंड में